विषय पर मुझे बात करते हुए सुनेंगे वह राजस्थान का इतिहास है। आजादी के बाद जब से राजस्थान का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजस्थान के वर्तमान यानी सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ हो कोर्ट से। पहली बार श्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है। दोबारा सुनिए, आजादी के बाद या राजस्थान के निर्माण के बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम के खिलाफ कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देवे। 31 मार्च 2022 को यह इतिहास रचा गया और कोर्ट ने स्पष्ट डिटेल्ड आदेश करते हुए लगभग 3 पेज का और यह कहा कि पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे। तो जो इतिहास रचने की बात थी वह राजस्थान में इसलिए रचा गया क्योंकि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, उनके ओएसडी देवाराम सैनी और उनके सिक्योरिटी आईपीएस अफसर, विजिलेंस आईपीएस अफसर संजय क्षोत्रिय और उनके सबसे करीबी गुलाम टाइप के डीजीपी श्री भूपेंद्र यादव, जिनकी रीढ़ की हड्डी रबड़ की थी, उन सबके खिलाफ और एडिशनल एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करें और अनुसंधान करें। आपके सामने सवाल आएगा कि ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने, तो आप याद करिए कुछ महीने पहले मेरा एक वीडियो आपने देखा था जनवरी 2022 में, जिसमें आप लोगों को पता चला था कि गैंगरेप करने वाले, डकैती करने वाले, अपहरण करने वाले और एक परिवार के साथ घोर अन्याय करने वाले लोगों को किस तरह से मुख्यमंत्री और डीजीपी भूपेंद्र यादव ने बचाया था। आप कल्पना करके देखिए उस परिवार के साथ क्या बीती होगी जब यह रात के 2 बजे यह घटना घट रही थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उसकी जांच सीआईडी सीबी यानी क्राइम ब्रांच राजस्थान की सीआईडी सीबी ने करी और सीआईडी सीबी ने यह भी माना जांच में कि रात के 2 बजे जब डकैती चल रही थी, गैंगरेप चल रहा था, उस समय डकैतों की और रेप करने वालों की पुलिस से कॉल डिटेल मिली है, लगातार कॉल डिटेल मिली है, यानी यह समस्त अपराध पुलिस की जानकारी में चल रहा था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सीआईडी सीबी के अनुसंधान में यह बात आई थी। और सुनिए, यह घटना करने वाले विभत्स अपराधी, यह अपराधी पुलिस खुद ढूंढ के लाई थी, यानी सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच ही ढूंढ के लाई थी। पीड़ित परिवार को तो इतने नाम पता ही नहीं थे। 29 मुलजिम सीआईडी सीबी ने माने, डकैती का सामान बरामद किया और इन सब मुलजिमों के खिलाफ नतीजा देकर और गिरफ्तारी के लिए फाइल भेज दी थी। यहां यह बताना भी आवश्यक होगा कि सीआईडी सीबी ने आरोपियों में से कई लोगों को पकड़कर जब वीडियोग्राफी के सामने बयान लिए, यानी पुलिस हेडक्वार्टर में सीआईडी सीबी की ब्रांच में वीडियो कैमरा के सामने बयान लिए, तो उन्होंने बताया कि हमने किस प्रकार से यह घटना को अंजाम दिया, कहां हमने दारू पी, कहां हमने मांस खाया, कहां हमने हथियार इकट्ठे किए, कौन कौन सी हथियार थे, गाड़ियां कौन सी थी, फायर किए, फिर महिला के साथ क्या किया, परिवार के साथ क्या किया, अपहरण कैसे किया, अपहरण करने के बाद किस रास्ते से गए और कहां ले जाकर उनको पटका। यह सारी बात वीडियोग्राफी के सामने अपहरण करने वालों ने, डकैती करने वालों ने सीआईडी सीबी के सामने कहे। पहले आईओ ने जुर्म प्रमाणित माना, दूसरे ने माना, तीसरे ने माना, चौथे ने माना और चौथे आईओ ने जब माना तब एक नेता की एंट्री हुई। उस विधायक का नाम है महादेव सिंह खंडेला। महादेव सिंह खंडेला निर्दलीय विधायक जिसकी अशोक गहलोत को सर्वाधिक जरूरत थी और महादेव सिंह खंडेला ने अशोक गहलोत पर दबाव बनाया कि ये जो लोग जिन्होंने घटना की है वह मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे बहुत निकट है, इनको बरी कीजिए सीधा अनुसंधान में ही। सरकार संकट में थी, अशोक गहलोत ब्लैकमेल हो रहे थे लगातार।
अशोक गहलोत को इससे फर्क नहीं पड़ रहा किसके साथ गैंगरेप हुआ, किसके साथ अपहरण हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ। अशोक गहलोत ने भूपेंद्र यादव को निर्देश दिए कि जो महादेव सिंह खंडेला चाहते हैं वो हो जाना चाहिए, और इसको फॉलो किया देवाराम सैनी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान, आरएएस अफसर है, लेकिन ताकतवर राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद कोई व्यक्ति तो वो यही है। विजिलेंस के आईपीएस अफसर संजय क्षोत्रिय, उसने भी यही काम किया, और इन सबसे घटिया काम किया भूपेंद्र यादव ने, जिसने अनुसंधान अधिकारी जिसमें जुर्म प्रमाणित माना था, गैंगरेप, अपहरण, डकैती मानकर फाइल दे दी थी और कहा गिरफ्तारी के लिए जिले भेज दीजिए। उसी एडिशनल एसपी सुरेंद्र सागर, उससे कहा कि मामला बंद करो, धमकाया उसको, वो बेचारा इधर उधर डोला, आईपीएस अफसरों के पास गया, कईयों के पास गया, मेरे पास भी आया कि मुझे भूपेंद्र यादव धमका रहा है, मेरे से फाइल चेंज करा लो। और भूपेंद्र यादव ने अंतिम रूप से उस मामले में एफआईआर लगवा ली। जिस चौथे अनुसंधान अधिकारी ने जुर्म प्रमाणित किया था, उसी ने एफआईआर लगा दी और न्यायालय के समक्ष पेश करा दी एक ही दिन में। जिन अधिकारियों ने बीच में ना नुकर की कि हम इस गलत कागज पर साइन नहीं करेंगे, इसमें हमको जेल जाना पड़ सकता है, इस भूपेंद्र यादव ने उनकी कार सेवा करते हुए उन सब आईपीएस अफसरों को वहां क्राइम ब्रांच से हटवा दिया, और फिर उन योग्य आईपीएस अफसरों को लाया गया जो मुख्यमंत्री की इच्छा से और भूपेंद्र यादव की इच्छा से कुछ भी गलत सही कर सकते थे, उनको लाया गया और उनके हस्ताक्षरों से यह सारा अपराध कराया गया। जब यह मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने जब यह बात सुनी तो हाईकोर्ट जज ने कहा हम लोग मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। भूपेंद्र यादव और अशोक गहलोत द्वारा जो फाइल एफआईआर में कोर्ट में पेश की गई है, उस मजिस्ट्रेट को आदेश दिया जाता है कि आप इस फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और सरकार को आदेश दिया कि इस पूरी फाइल के किसी भी कागज को नष्ट नहीं करना है। साथ में पुलिस हेडक्वार्टर में पड़ी गार्ड फाइल जिस पर डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी साइन करते हैं, सारा खेल उस गार्ड फाइल में है, नोटशीट में है, वह भी सुरक्षित रखकर हाईकोर्ट में ले आओ। हाईकोर्ट ने जैसे ही आदेश किया, इनकी सबकी हवाइयां उड़ गई और उस मामले में डबल सरकारी वकील, बड़े बड़े डबल एजी और वो लोग आने लग गए। लेकिन इस बात से तो केवल यह फर्क पड़ा कि जिन लोगों ने गैंगरेप किया, अपहरण किया, डकैती की, हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यह जवाब देवे कि यह फाइल सीबीआई को क्यों नहीं भेज देवे, यह ऑर्डर किया हाईकोर्ट ने। लेकिन सवाल यह था कि जिन नेताओं ने, जिन अफसरों ने, जिन पुलिस वालों ने, भूपेंद्र यादव ने, सुरेंद्र सागर ने और अन्य लोगों ने जिन्होंने यह अपराध किया, क्या आपको लगता है कि वो रेपिस्टों से कम थे? अगर मुझे कोई देख रहा है भूपेंद्र यादव का परिजन और सुरेंद्र सागर का परिजन, देवाराम सैनी का परिजन, अशोक गहलोत का परिजन, संजय क्षोत्रिय का परिजन और महादेव सिंह खंडेला का परिजन, सोचकर देखो कि आपके इन श्रीमान ने किस हद तक, किस घटिया हरकत, करतूत को अंजाम दिया है। आप बताइए, जिन्होंने रात को 2 बजे गैंगरेप किया था, उनसे बड़े दोषी, उनसे बड़े अपराधी यह खुद लोग नहीं है क्या जो आपके परिजन हैं? हाईकोर्ट ने भी कहा कि शर्म आती है पुलिस का यह एक्ट देख करके, और उसके बाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा इन सब पुलिस वालों के खिलाफ, इन सब मुख्यमंत्री और नेताओं के खिलाफ जो एफआईआर ज्योतिनगर पुलिस थाने की एसएचओ सरोज धायल ने दर्ज नहीं की, ऑर्डर करके कहा कि सरकार यह बताए इस सरोज धायल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। ऑर्डर किया हाईकोर्ट जयपुर ने, और ऑर्डर करने के बाद जब यह मामला कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए गया, 31 मार्च 2022 को एक इतिहास रचा गया और कोर्ट ने कहा इन सब लोगों के खिलाफ और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हुए उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। 3 पेज का आदेश जब पुलिस के पास पहुंचा, आपका पुलिस में कोई भी जानकार अगर है तो उनसे पूछ कर देखिए, इस सरकार में किसी की हवाइयां किसी एक आदेश से उड़ी है तो वो यही आदेश है।
मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि जब पीड़ित परिवार पुलिस थाने में गया तो न तो उसकी एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज की, न उसको कोई रिसीव्ड दी, और उसके बाद वही रिसीव्ड एसपी मृदुल कच्छावा ने भी नहीं दी। और उससे भी बड़ी बात, मैं कागज दिखा सकता हूं, वह लिफाफा दिखा सकता हूं, जब स्पीड पोस्ट से इन आईपीएस अफसरों को भेजा गया, इन आईपीएस अफसरों ने उस लिफाफे को खोल करके, उस एप्लीकेशन को पढ़ करके, और जब उनका बीपी बढ़ा तो वापस कागज लिफाफे में डालकर ऊपर लिखा हुआ आया, नोट लगाकर, लेने से इनकार। बताइए उस स्पीड पोस्ट लिफाफे में कौन सा बम था, कौन सा कोरोना के वायरस थे, क्यों नहीं ले रहे थे? कारण यह था, ये मरी गिरी सरकार, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी सरकार में आईपीएस अफसर केवल चापलूसी करने के लिए लगे हुए थे। एफआईआर दर्ज नहीं करते, रिसीव्ड देते नहीं है, डाक से भेजा लिफाफा लेते नहीं है। मुझे बताइए कानून व्यवस्था कहां बची है? और उससे एक कदम आगे 31 मार्च 2022 को जब कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज करो, नहीं दर्ज हुई। 1 अप्रैल को दर्ज नहीं हुई, 2 अप्रैल को दर्ज नहीं हुई, 3 अप्रैल को दर्ज नहीं हुई, और आज 4 अप्रैल को भी वह एफआईआर कोर्ट के ऑर्डर के बाद दर्ज नहीं हुई। अशोक गहलोत को अगर जीवन में किसी एफआईआर से भय लगा है तो वो यही एफआईआर है। आप कल्पना करिए, अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री है, 13 साल से ज्यादा वो राजा की तरह शासन कर चुके हैं, शासक के रूप में शासन कर चुके हैं। इन 13 साल में अगर कोई एक मामला पहला है, इनको छोड़ दीजिए, वसुंधरा जी के शासनकाल में, भैरव सिंह जी के शासनकाल में, और उससे पूर्व मुख्यमंत्रियों कार्यकाल में सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर का आदेश मात्र अशोक गहलोत के जिम्मे आया है, मात्र अशोक गहलोत के हिस्से में आया है। अरे कुछ तो कोर्ट ने सोचा होगा, सब कुछ पढ़ करके 15 दिन तक कोर्ट ने 6 तारीख दी और पूरा पढ़ करके 3 अलग अलग आदेश किए। जो अंतिम आदेश एफआईआर का दर्ज किया वो 3 पेज का किया। मुझे यह पता है अशोक गहलोत कितना ताकतवर है 1.5 साल के लिए। मुझे यह भी पता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने आदेश किया, हो सकता है उसका ट्रांसफर बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, धौलपुर या कहीं ऐसी जगह कर दिया जाए, लेकिन न्याय करने वाले मजिस्ट्रेट फिर होते रहेंगे, किसी न किसी रूप में काम करते रहेंगे। और आप लोगों को बता दूं, उसी अशोक गहलोत ने, उसी मुख्यमंत्री ने आज सरकार की ओर से सेशन जज के यहां पर रिवीजन पेश की है। किसने पेश की? सरकार की ओर से। और कानून जानने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मुझे देख रहा हो तो वह गूगल करके देख ले, एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो होता है उसकी रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। अगर इनमें दम था तो ये लेकर हाई कोर्ट में जाते, लेकिन नहीं गए। कहां जाते हैं ये लोग? जहां पर इनको लगता है इनका कहीं न कहीं प्रभाव काम करेगा। और सुनिए आज क्या घटा। महानगर जयपुर फर्स्ट के सेशन जज के सामने 11:30 बजे बाद रिवीजन पेश होती है। और अगर कोई वकील साथी मुझे देख रहे हैं तो उनको पता है कि जब रिवीजन पेश होती है तो नेक्स्ट डे उसमें तारीख रहती है, नेक्स्ट डे तय होता है सेशन जज किस जज को भेजेंगे, एडीजे को। लेकिन उसको, उस फाइल को 10 मिनट में सेशन जज साहब के चेंबर में गई और चेंबर के अंदर से आदेश होकर तय होकर आया, एडीजे 4 आधे घंटे बाद कोर्ट में पहुंच जाएगी। एडीजे 4 में मैं वहीं खड़ा था, सब कुछ देख रहा था मैं। लेकिन मुझे पता था ये सत्ता, ये ताकत, ये सब चीजें करा सकती है। एडीजे 4 के यहां से ये चुपके से आदेश कराने वाले थे। हम लोग पहुंचे और हमने कहा कि साहब हमको भी तो सुन लो। केवल ताकतवर लोगों को ही सुनते हो क्या? सरकार को सुनते हो क्या? हमको भी सुन लो। कोर्ट ने कहा हाँ लाइए आपका वकालतनामा, आपको भी सुन लेते हैं। अंतिम रूप से एक ही दिन यानी कल उसमें आर्ग्यूमेंट होने। मुझे बताइए कानून जानने वाले लोगों, वकीलों, लॉ स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है भ्रष्ट अपराधी पुलिसकर्मियों और नेताओं के खिलाफ, और रिवीजन करने जा रही है सरकार, राजस्थान सरकार। और सुनिए इससे भी ज्यादा दुखद बात, अशोक गहलोत ने आज अपनी रिवीजन में लिखा है कि कोर्ट ने बिना देखे अशोक गहलोत और ताकतवर आईपीएस अफसरों के खिलाफ, ये रिवीजन में लिखा है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, अगर आप ठीक समझे तो बस
4 लाइन है उनके रिवीजन की, और उसमें उन्होंने लिखा है कि कोर्ट ने अशोक गहलोत को भी मुलजिम बना दिया, यानी आरोपी बना दिया, यानी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया है जो इलीगल है। अब मुझे बताइए, क्या अशोक गहलोत कानून से ऊपर है क्या? और कानून से ऊपर नहीं है तो फिर क्या खेल चल रहा है? ये क्या दादागिरी चल रही है? क्या सत्ता का दुरुपयोग चल रहा है? उस रिवीजन में अशोक गहलोत की सरकार यानी राजस्थान सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करते हुए लिखती है, पुलिस अधिकारियों के अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जो आरोपी है, आप जानते हैं कोई भी मुकदमा सरकार बनाम अशोक गहलोत होता है, सरकार बनाम सरकार नहीं होता है। यह मुकदमे में जब आदेश हुए तो सरकार पीड़ितों की तरफ से पैरवी करने के लिए खड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार लिखती है आरोपी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महादेव सिंह खंडेला, माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी और माननीय डीआईजी सीएम विजिलेंस संजय क्षोत्रिय। सरकार ने रिवीजन करी है, क्या लिखा है? उक्त किए गए अनुसंधान में इन लोगों को जो आरोपी बनाया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस्तगा से यानी कंप्लेंट को पढ़ा ही नहीं गया और बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए हुए उक्त आदेश पारित कर दिया है जो खारिज किए जाने योग्य है। यह रिवीजन मैं जो पढ़ रहा हूं, यह अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए पेश किया है कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, एफआईआर के आदेश जो है वो गलत हुए। और सुनिए, उसी अशोक गहलोत सरकार ने, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं फोन को थोड़ा ऐसा कर देता हूं, ये देखिए, यह उल्टा दिखेगा हालांकि, लेकिन यह रिवीजन पेश की है। अरे आप आश्चर्य करेंगे, इससे भी ज्यादा बड़ी बात बताता हूं आपको। अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश हुआ है, क्या यह राजस्थान की छोटी खबर है? क्या यह भारत की छोटी खबर है? लेकिन अशोक गहलोत के लगभग 500,000 सैनिकों ने 1 अप्रैल 2022 को मोर्चा संभाला और अपने विज्ञापनों से चलने वाले समस्त अखबारों को, समस्त चैनलों को धमकाया। शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सारे अखबार वाले लोग मुझसे कोर्ट का ऑर्डर मांग रहे थे, कंप्लेंट मांग रहे थे, घटना की डिटेल मांग रहे थे। लेकिन आश्चर्य होगा आपको, राजस्थान में इक्के दुक्के चैनल को छोड़कर किसी भी टीवी चैनल या अखबार में एक लाइन की खबर नहीं छपी। देखिए मैनेजमेंट इसका। मैं जानता हूं सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री जी आप राजा की भांति हैं, आप मीडिया को डरा सकते हैं, आप किसी भी अफसर को डरा सकते हैं, लेकिन एक नागरिक जो संविधान में मालिक है वो अब आपसे डरना बंद हो चुका है। और सुनिए अशोक गहलोत साहब, आपके एक बलात्कारी मित्र जोधपुर में जो थे, जो दुनिया के बड़े आदमी प्रेम भंडारी के पिता थे, उनके खिलाफ आपने पोक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। एक नाबालिग बच्ची के साथ प्रेम भंडारी के पिता सूर्य प्रकाश भंडारी ने रेप किया और उस रेप का खुद ने वीडियो बनाया और उस वीडियो के पुलिस के पास होने के बावजूद आपने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। वो पीड़ित परिवार एसपी के पास गया जोधपुर में, वहां दर्ज नहीं होने दी, जोधपुर के कमिश्नर के पास गया, दर्ज नहीं होने दी, और जब कोर्ट ने ऑर्डर किया एफआईआर दर्ज करने का, उसके बावजूद आपने उस एफआईआर में एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया। और सुनिए, प्रेम भंडारी के पिता सूर्य प्रकाश भंडारी के खिलाफ एफआईआर कोई छोटी खबर नहीं थी, लेकिन आप बताओ राजस्थान में या जोधपुर का कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है, किसी को पता भी है क्या ऐसी कोई एफआईआर की खबर किसी अखबार, किसी टीवी चैनल में छपी हो? नहीं छपने दी। किसकी ताकत थी? यह ताकत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी। अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर का कोर्ट ने आदेश किया, दर्ज नहीं होने दी और अखबार में छपने नहीं दी, टीवी चैनल में चलने नहीं दी। सूर्य प्रकाश भंडारी ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया जोधपुर में, एफआईआर दर्ज नहीं होने दी, कोर्ट से दर्ज करने का आदेश से दर्ज करनी पड़ी, तो किसी एक अखबार और टीवी चैनल में एक लाइन, एक शब्द की खबर नहीं छपने दी। अरे लोकतंत्र की दुहाई देने वालों, कुछ तो शर्म करो। ये लोकतंत्र है क्या? और जो मीडिया के सेठ है, सेठ लोग, ये जो डायरी, कैमरा और ये जो लिए घूम रहे हैं ना पत्रकार, ये तो कर्मचारी है, ये बेचारे खबर देते हैं सेठों को। सेठ उस खबर की कीमत तय करते हैं कि खबर चलेगी या नहीं चलेगी। और अगर कोई मीडिया कर्मी मुझे देख रहा है,
तो वह भी बता दे मुझे कि शर्म आने लायक बात नहीं है कि आप लोगों के लिए, आप जिस संस्थान में काम करते हैं उनके लिए, कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ। आज मुख्यमंत्री ने रिवीजन पेश किया उसमें कि मेरे खिलाफ गलत आदेश हुआ है सरकार ने, कहीं पर भी खबर चली क्या? कोई बात नहीं। आपका अखबार और टीवी चैनल धीरे धीरे वैसे भी देखना बंद हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और अगर मैंने एक भी शब्द झूठ बोला हो, एक भी शब्द गलत बोला हो, तो आप जानते हैं कि यह अशोक गहलोत की सरकार है जो झूठे मुकदमे कराने की एक्सपर्ट है। मैं चुनौती देता हूं अशोक गहलोत को, यह मुख्यमंत्री को, कि एक आईपीएस अफसर को कर्नाटक से जो उधार लेकर आया है, जिसका नाम राघवेंद्र सुहासा नाम है, जिसने मेरा फेक एनकाउंटर करने की कोई जमाने में कोशिश की थी, अशोक गहलोत उसके कंधे की सवारी करेगा? अरे ये राघवेंद्र सुहासा वो है जो 40 बार मुझसे फोन पर और मिलकर माफी मांग चुका है, तुम इसके भरोसे मेरा एनकाउंटर कराओगे? अरे शर्म करो, तुम्हारे खिलाफ अगर एफआईआर का कोर्ट ने आदेश किया है तो हिम्मत है तो दर्ज करो और अनुसंधान करके दिखाओ। अनुसंधान भी तुमको ही करना है, लगा देना एफआईआर। लेकिन भय आपको यह है कि कल को कोई अगली सरकार दूसरी आ गई, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आपके भी और उप मुख्यमंत्री के भी और आरपीएससी चेयरमैन संजय क्षोत्रिय के भी, विधायक महादेव सिंह खंडेला के भी और भूपेंद्र यादव के भी, जो सुरेंद्र सागर एडिशनल एसपी के भी, और उन सब आईपीएस अफसरों के भी जिन्होंने उस फाइल पर, गार्ड फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं या नोटशीट लिखी है या उस गलत काम में हिस्सेदारी अपनाई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ थोड़ी बहुत बात आपको मिल जाती है, मीडिया कर्मी या मीडिया संस्थान या इनके सेठ लोग उस खबर को तोलकर उसकी कीमत तय करके और बाद में तय करते हैं खबर चलेगी कि नहीं चलेगी। दो बातें मैंने बताई, अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर का कोर्ट का आदेश, और आज रिवीजन। जोधपुर में प्रेम भंडारी के पिता सूर्य प्रकाश भंडारी ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, उसका वीडियो सब मीडिया कर्मियों के पास था। किसी ने एक शब्द की खबर देखी क्या? यह है अशोक गहलोत। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले बुद्धिजीवी लोगों से मेरा कहना है, एक बार सवाल तो करो, और सवाल करें वो सारे परिजन अशोक गहलोत के, उनके सुपुत्र वैभव गहलोत भी सवाल करें अपने पिता से, ये क्या धंधा अपना रखा है आप लोगों ने? आने वाले समय में युवा पूछेगा आपसे। मुझे पता है आपने शर्म बेचकर खाई, आप बेशर्म हो चुके हैं, लेकिन आपका आने वाली पीढ़ी, हो सकता है वैभव गहलोत नहीं पूछे तो वैभव गहलोत का बेटा पूछेगा, देवाराम सैनी की भी औलादें पूछेगी, संजय क्षोत्री की भी औलादें पूछेगी। भूपेंद्र यादव की तो रीढ़ की हड्डी थी नहीं, रबड़ की थी, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आपको पड़ोसी पूछेगा, रिश्तेदार पूछेगा, जानकार पूछेगा, आपके साथ काम किया हुआ पुलिसकर्मी पूछेगा। इनकी इस हरकत से मेरे पास कई आईपीएस आरपीएस अफसरों ने कहा कि हमको शर्म आती है कि हम ऐसे संस्थान में काम करते थे जहां पर भूपेंद्र यादव ने इतना